गुड मॉर्निंग बच्चों। हाइटरबेस 2.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जो लेक्चर देखने वाले हैं, चलन एवं गतियों की अगर बात करें, हम मोमेंट्स एंड लोकोमोशंस की अगर हम बात करें, तो आज हम गतियों के प्रकार को जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आज उसको हम एनसीईआरटी से समझने वाले हैं कि जो 3 प्रकार की गतियां हैं, उसको उन 3 प्रकार की गतियों को अब हम किससे जानेंगे? एनसीईआरटी के माध्यम से। चले उसी से समझते हैं। एनसीईआरटी से गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गतियां दर्शाती है। यथा अमीबीय गति पहली, दूसरा पक्षमाभी गति दूसरा, और तीसरा है पेशीय। 3 प्रकार की गतियों की हमने बात की थी। अमीबीय गति, पक्षमाभीय गति और पेशीय गति। 3 प्रकार की गतियां दर्शाते हैं मानव के शरीर की कोशिकाएं। आपने अध्याय 8 में पढ़ा होगा, पक्षमाभ एवं कशाभिका कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि। कोशिका झिल्ली जो होती है, मान लो ये कोशिका झिल्ली है जो कोशिका को घेरती है, और इसी कोशिका झिल्ली से निकली हुई संरचनाएं हैं, इसी की अपवृद्धि है पक्षमाभ और कशाभिका। पक्षमाभिका और कशाभिका, इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर बहुत छोटा सा है। पक्षमाभिका जो है उसकी संख्या ज्यादा होगी और लंबाई कम होगी। कशाभिका की संख्या कम होगी और लंबाई ज्यादा होगी, पर दोनों के दोनों कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है। कोशिका झिल्ली से ही निकलने वाली संरचनाएं हैं प्रकार की। कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। शुक्राणुओं को तैरने में सहायता कौन करती है? कशाभिकीय गति। स्पंज के नाल तंत्र में जल का संचरण को बनाए रखती है तथा युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का कार्य करती है। इन सबको भी हम गतियों के में पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार की जो गतियां देखी है उसमें हमने देख लिया इनको, पर ये थोड़ा टॉपिक आगे आ गया। यहाँ कशाभिका की गति हमने आप पीछे पढ़ी थी। तो कशाभिका की गति अगर हम फ्लैजेला की गति देखें, प्राणुओं को तैरने में सहायता करता है। स्पंज जो है पोरिफेरा संघ का नाल तंत्र में जल का संचरण बनाए रखता है, और युग्लिना जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर चलन का कार्य करती है। ये गतियों के 3 क्या हो गए हैं? प्रकार, जिसमें हमने कशाभिका की गति के 3 उदाहरण यहाँ। चलो आगे चलें, एक एक करके तीनों गतियों को समझेंगे हम। पहले हम बात कर रहे हैं अमीबीय गति की। चलो, हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं, जैसे महाभक्षाणु मैक्रोफेजेस और श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स रुधिर में अमीबीय गति, पहली गति प्रदर्शित करते हैं। मैक्रोफेजेस में अगर बात करें तो हम यहां लेते हैं कुफर कोशिका, मैंने जैसा बताया था आपको, और श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स में हमने न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा लिया है हमने मोनोसाइट्स। ये दोनों के दोनों कैसी गति करते हैं? अमीबीय गति करते हैं। यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद बनाकर की जाती है। कुक्कुटपाद मतलब सीडोपोडिया या कूटपाद है, और इन कूटपाद का निर्माण किसकी क्रिया द्वारा होगा? जीवद्रव्य की। तो शरीर के अंदर अमीबा में जीवद्रव्य है, वही गति करेगा, और उससे ही कूटपाद का क्या होगा? निर्माण। और जिसका हम उदाहरण बहुत बार लेते हैं वो क्या है? इसीलिए इस गति को नाम ही दिया है अमीबीय गति। कोशिका कंकाल जैसे तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबी गति में सहायता करते हैं। तो कोशिका का जो कंकाल देखा है, सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये दोनों भी
अमीबी गति में यहाँ पर सूक्ष्म तंतु क्या करते हैं, चेता, जो कि कोशिका का क्या है, तो अमीबी गति में कोशिका का कंकाल सूक्ष्म तंतु भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाभ उपाभित्ति से आश्रित होते हैं, ये दूसरे प्रकार की गति, ये पहले प्रकार की गति अमीबी गति देखी हमने, ये दूसरे प्रकार की गति पे चल रहे हैं, पक्षमाभी गति हो। हमारे शरीर के अंगों के अंदर पक्षमाभिका लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं, और उनमें जो गति होती है वो पक्षमाभीय गति। जैसे श्वास नली, पहला उदाहरण है हमारे पास, पहला उदाहरण श्वास नली में समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल के कण व बाह्य पदार्थों को हटाने में क्या करता है, तो बाह्य पदार्थ वायु के साथ आ जाते हैं और धूल के कण इनको बाहर फेंक देते हैं, सीलिया। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहां से हम टेली कर रहे हैं एनसीईआरटी से। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब मतलब अंडाणु का परिवहन पक्षमाभी गति की सहायता से ही हो। ये दोनों उदाहरण हम देख चुके हैं, एक मादा, ये दूसरा उदाहरण है। ये कौन सा उदाहरण है, पहला, और ये दूसरा उदाहरण है। तो दो प्रकार की गति अभी हमने समझी है, पहली गति अमीबी गति और दूसरी गति जो है वो पक्षमाभीय गति। अब हम तीसरी गति की तरफ चल रहे हैं। ये हमारी तीसरी गति, हमारे पादों, हाथ पैर, जबड़ों, जीहा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। ये जो हाथ पैर हिल रहे हैं, ये जो जबड़ा हिल रहा है, ये जो जीहा टंग चल रही है, सबकी गति पेशीय गति आवश्यक है। और पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन तथा अन्य प्रकार की गति का उपयोग होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। तो चलने के लिए ध्यान रखना है, चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, तीन लोगों की आवश्यकता है चलने के लिए। पेशीय कंकाल, कंकाल के ऊपर लगी हुई पेशियां और तंत्रिका तंत्र की समन्वित क्रिया की आवश्यकता है, तभी आप चल सकते हो। सर चलने के लिए तो हमको तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता नहीं, पैर की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलने के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है किसकी, तंत्रिका तंत्र के समन्वय। इसे उदाहरण से समझाओ इस बात को कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा होता है कि आप अच्छे खासे चले जा रहे थे और अचानक आपको फोन आए और आपको फोन पे बात बता दी जाए कि आपके पिताजी या आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस, गंभीर है। आपका तुरंत पैर, हाथ पैर फूल जाएंगे, आप वहीं हो सकता है गिर जाओ चक्कर खा। तो आपके पैर स्वस्थ थे, लेकिन तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ हुई, जैसे आपने फोन पर कॉल को सुना या अटेंड किया। तो दोनों का समन्वय ही आपको चलने में क्या करता है। तो चलन के लिए पेशीय कंकाल और तंत्रिका तंत्र के बीच में पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप क्या अध्ययन करने वाले हैं, पेशियों के प्रकार, कितने प्रकार की है, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। पेशियों के प्रकार, संरचना पेशियों की, फिर पेशियों का संकुचन, ये तो पेशी की बात हो गई। इसके बाद आ जाता है कंकाल तंत्र और उसके महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है पेशी, यहीं से नजर आ रहा हमको। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पेशी, मसल्स या पेशी।
तो इसको अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मसल्स या पेशी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो मसल्स या पेशी। ये तो हमने एनसीईआरटी से जो पढ़ा था पहले फर्स्ट लेक्चर में, उसी को हमने टेली किया था। हेडिंग डाल देते हैं पेशी या मसल्स। विशेष प्रकार का ऊतक। शरीर के कुल भार का 40 से 50%। मीजोडर्म परत से निर्माण। और तीन प्रकार की पेशी। पहली पेशी है कंकाल पेशी, दूसरी पेशी है अंतरंग पेशी, तीसरी पेशी है हद पेशी। चलिए समझ लेते हैं इसको अब हम। यहां पेशी की अगर बात करें, मसल्स की अगर बात करें, तो ये एक विशेष प्रकार का क्या है, ये विशिष्ट ऊतक है पेशी। तो शरीर के कुल भार का कितना है, 40 से 50%। मतलब जो हमारे शरीर का जितना भार है उसका आधा तो कौन है, पेशियां। और ये पेशियां मुख्यतः लगी होती है हमारी अस्थियों के ऊपर, कंकाल के ऊपर। और इन पेशियों का निर्माण जो है वो होता है मेसोडर्म परत से। हम जानते हैं हमारे शरीर में जनन परतें हैं 3, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म। तो हमारे शरीर में कुल परतों की संख्या कितनी है, 3। एक्टोडर्म बाहर, बीच में मेसोडर्म और सबसे अंदर है एंडोडर्म। तो 3 परतों से मिलकर बना है हमारा शरीर, जिसमें मेसोडर्म जो बीच की परत है, इसी से इसका निर्माण हुआ है, पेशियों का निर्माण हुआ है। इन तीनों परत से सभी अंगों का निर्माण हुआ, लेकिन पेशी का जो निर्माण है वो किस परत से हुआ है, मेसोडर्म से। पेशियों के प्रकार की बात करें तो यहां पर 3 प्रकार की पेशियां मैंने लिखी है। पहली है कंकाल पेशी, दूसरी है अंतरंग पेशी और तीसरी है हद पेशी, विशेष प्रकार की पेशी। इनको एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, 3 पेशियों का। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं किससे, कंकाल पेशी से। चलो चलते हैं कंकाल पेशी की तरफ। पहली पेशी कंकाल पेशी, पेशी का दूसरा नाम है रेखित पेशी। स्केलेटन मसल्स या स्ट्रेटेड मसल। कंकाल पेशी या रेखित पेशी के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों नाम रखा है ऐसा इसका, इसलिए इसको हम आगे समझते हैं इसके चित्र के द्वारा। चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।
ये इसका मैं चित्र बना रहा हूं। ये कंकाल पेशी है, ये कंकाल पेशी का चित्र है। ये इस तरह चल रही है कंकाल पेशी। ये है हमारी कंकाल पेशी। कंकाल पेशियों में ये रखा हुआ है अंदर की तरफ केंद्रक, ये है केंद्रक, और ये है इसके अंदर धारियां। क्या लगी हुई है? ये धारियां, धारीदार पेशी है ये लगी इसके अंदर धारियां। इस ये धारियां जो लगी है इसीलिए इसको नाम दिया है रेखित पेशी। ये रेखाएं हैं। क्या है? ये रेखाएं। ये रेखाएं हैं, इसलिए धारियों के कारण इसको क्या बोला गया है? रेखित पेशी। देख लेते हैं, इनको हमने नाम दिया है रेखाएं। ये है केंद्रक और ये है कंकाल पेशी। अब इस कंकाल पेशी की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित बातें मैं यहां लिखता चलूंगा और इस चित्र को यहां से हम समझते चलेंगे। सबसे पहली बात करें यदि हम कंकाल पेशी की, तो कंकाल पेशी कंकाल या अस्थि के ऊपर से जुड़ी हुई। सबसे पहली बात करें तो इनका नाम कंकाल पेशी क्यों रखा? कंकाल या अस्थि से क्या होती है? ये जुड़ी हुई। कंकाल या हमारे शरीर की अस्थियों से क्या जुड़ी हुई है? कंकाल पेशी, इसलिए इसका नाम ही रख दिया है कंकाल पेशी। दूसरी बात करें तो इस पेशियों पर रे, रेखित या रेखाएं या धारियां उपस्थित। रेखाएं या धारियां क्या होती है? उपस्थित। ये देखो यहां पर रेखाएं या धारियां क्या है? उपस्थित, और इसीलिए इस पेशी का क्या नाम रखा है? रेखित पेशी। दूसरी बात करें, ये होती है बहुकेंद्रकीय। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंसाइटियम, बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकीय या सिंसाइटियम, इसको हमने क्या दिया है? नाम। तो ये है कंकाल पेशी, जिसमें कंकाल या अस्थि किससे जुड़ी होती है? ये पेशी सीधी। रेखाएं या धारियां उपस्थित है। बहुकेंद्र की है, में एक केंद्रक नहीं, केंद्रक की संख्या एक से क्या है? अधिक है। इसलिए इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है? सिंसाइटियम नाम दिया है। इस पेशी की बात करें तो इसको कहा जाता है ऐच्छिक पेशी। तंत्रिका तंत्र से सीधा नियंत्रण। ऐच्छिक पेशी है,
ये हमारी इच्छाओं पर क्या करती है, निर्भर। अगर मेरी इच्छा है तो इस हाथ को ऊपर ले जाऊं, इच्छा है तो इधर ले जाऊं, नीचे आगे पीछे जहां ले जाना चाहूं वहां ले जा सकता हूं। किससे नियंत्रित है, तंत्रिका तंत्र से इसका क्या है, सीधा नियंत्रण। इसलिए इन पेशियों को क्या नाम दिया है, ऐच्छिक पेशी। इनसे क्या होता है, तो इनका अगर हम कार्य देखें तो शरीर की गति या स्थिति में परिवर्तन, हाथ पैर की गति, जबड़े की गति, ये सारी गतियां इच्छिक गतियां हैं। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, शरीर का पोस्चर बदल जाना, शरीर के अंदर क्या हो जाना, गति हो जाना, या हाथ पैर की गति जो चल रही है, या जबड़े की गति, ये सारी गतियां कंकाल पेशियों के कारण ही। तो ये कंकाल पेशी का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, महत्वपूर्ण कार्य है। ये सारी बात हमने किससे संबंधित की है, काल पेशी से। चलो अगली पेशी की बात करें हम, तो अगली पेशी है अंतरंग पेशी। अंतरंग पेशी या इसी को नाम दिया है आरेखित पेशी। अंतरंग पेशी, आरेखित पेशी या विसरल मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स। अंतरंग पेशी, आरेखित पेशी, विसरल मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। इसी को नाम दिए हैं ये। चलो इसकी संरचना देख लेते हैं। यह है इस तरह से इसकी संरचना। इस तरह से इसकी क्या है संरचना। यह है केंद्रक, यह है नुकीले सिरे, यह है केंद्रक, यह है पेशी। अब इस पेशी की अगर हम बात करें यहां से, तो ये जो पेशी है, ये पेशी शरीर के आंतरिक अंगों को ढक, शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर कौन सी पेशी है, अंतरंग पेशी। इसलिए तो इसका नाम अंतरंग पेशी रखा, क्योंकि अंदर के आंतरिक अंगों को ढकने वाली पेशी कौन सी है, अंतरंग पेशी। दूसरी बात करें, रेखाएं अनुपस्थित,
रेखाएं क्या है? अनुपस्थित। इसकी अगर हम बात करें तो देखो इस पे रेखाएं उपस्थित है क्या? नहीं, पर सारी जगहों पर रेखाएं क्या है? अनुपस्थित। इसका आकार होता है तंतु रूपी आकार, तंतु रूपी या स्पिंडल शेप्ड। आकार कैसा है? तर्कुरूपी या स्पिंडल शेप्ड है। देखो स्पिंडल के जैसे दिखाई दे रही है, सिरे नुकीले है, बीच में ये पेशी कैसी हो गई है? मोटी। तो बीच में ये पेशी मोटी है और इसके दोनों सिरे कैसे हैं? अगर केंद्र की बात करें तो देखो इसमें एकल केंद्र की है, एकल केंद्र की, एक ही केंद्रक उपस्थित है इसके अंदर, बहु केंद्र की नहीं। कंकाल पेशी बहु केंद्र की थी, ये एकल केंद्र की। इसमें केंद्रक की संख्या कितनी है? एक। तो ध्यान रखना केंद्रक की संख्या इसमें कितनी है? एक। एकल केंद्र की है। ये पेशी होती है अनिच्छिक, अनैच्छिक पेशी, या इसे कहा जाता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी इस अंतरंग पेशी को क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र के सीधे नियंत्रण में नहीं है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपको कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, अपने आप भोजन का क्या हो जाता है? पाचन। आगे बात करें तो जो आपकी वृक्क है, किडनी, वो रक्त को छान देती है, यूरिया को छान कर अलग कर देती है। ये काम भी अंतरंग पेशियों के कारण हो रहा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये अनैच्छिक पेशी है, आपके सीधे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं है। तो ये हमने किसकी बात की? अंतरंग पेशी या आरेखित पेशियां कहां कहां पर ये उपस्थित है? उदाहरण देख लेते हैं। श्वास नली, अंडवाहिनी, गर्भाशय के अलावा रक्तवाहिनी, कहां कहां पर ये अंतरंग पेशी उपस्थित है? श्वास नली, अंडवाहिनी, गर्भाशय और रक्तवाहिनी। इन चार जगहों पर यह पेशी क्या है? उपस्थित। श्वास नली, अंडवाहिनी, गर्भाशय और रक्तवाहिनी, ऐसी कई सारे शरीर के अंगों के अंदर कौन उपस्थित है? अंतरंग पेशी या आरेखित पेशी। चलो अब अगली पेशी की तरफ चले। वो अगली पेशी हमारी तीसरी पेशी है, जिसको हम नाम देते हैं हद पेशी या हृदय पेशी। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का नाम है या हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल्स या इसी को क्या नाम दिया है? हार्ट मसल्स। चलो इसकी संरचना देख लेते हैं। ये संरचना की संरचना बिल्कुल समान है कंकाल पेशियों,
साखित जाल रूपी है। शाखाओं में बटी हुई जाल के रूप में उपस्थित होती है और इस पर भी इस तरह से पाई जाती है धारियां। ये धारियां देखो, ये धारियां इस तरह से है, इस पर भी। और पर इस तरह से ये मिलते हैं केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। और यहां पर एक होती है इंटरकेलेटेड डिस्क। यह है इंटरकेलेटेड डिस्क। इस तरह की होती है इंटरकेलेटेड डिस्क। चलो अब नेमिंग कर लेते एक बार। यह है केंद्रक, यह है धारियां, रेखाएं, यह है इंटरकेलेटेड डिस्क। ये इसकी रेखित पेशी, हद पेशी जो है वो दो पेशियों का एक साथ समन्वय है। ये दो पेशियां एक साथ आ गई हैं। मतलब कहां की पेशी है? हृदय की पेशी। ये पेशी कहां मिलती है? हृदय में मिलती, इसलिए इसको हृदय पेशी भी कहा जाता है। ये पेशी संरचना में कंकाल पेशी, लेकिन कार्य में अंतरंग पेशी। मतलब इसका कार्य है अनैच्छिक। देखो इसमें दो पेशियों का कॉम्बो पैक बन गया है। कंकाल पेशी के समान इसकी संरचना है और कार्य किसके जैसा है? अंतरंग पेशी जैसा अनैच्छिक कार्य है। ये हमारी इच्छाओं पर नियंत्रित नहीं है, इसलिए हृदय जो है वो संकुचन और शिथिलन करता रहता है। हृदय का संकुचन और शिथिलन हमारे ऊपर नियंत्रित नहीं है, क्योंकि इसका कार्य कैसा है? अनैच्छिक पेशी के समान। और संरचना किसके समान है? कंकाल पेशी के समान। ये भी बहुकेंद्रकीय है। बहुकेंद्रकीय है, इसमें केंद्रक की संख्या एक से अधिक होगी और इसमें पाई जाती है इंटरकेलेटेड डिस्क। इसमें जो हद जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़कर शाखित जाल बनाती है। हद कोशिकाएं, हद कोशिका शाखित जाल का क्या करती है? निर्माण। यहां देखो शाखित जाल का क्या हो रहा है? निर्माण। ये हद कोशिकाएं आपस में जुड़कर शाखित जाल का क्या कर रही है? निर्माण। और इसमें दो कोशिकाओं के बीच में लगी होती है इंटरकेलेटेड डिस्क और इसका काम है संकुचन को एक साथ करना। सभी पेशियों का जो संकुचन होगा हमारी उधर से आने वाली एस नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफिस, पुरकिंज तंतु, ये सब हद पेशी को आकर क्या करते हैं? उत्तेजित। और हद पेशियां सब एक साथ संकुचन करे हृदय का, इसके लिए बीच में क्या लगाई है? इंटरकेलेटेड डिस्क। ये इंटरकेलेटेड डिस्क इन सभी
पेशियों के सभी कोशिकाओं को एक साथ क्या करवाती है, संकुचन और शिथिल। तो वो काम कौन करवाएगा, इंटरकेलेटेड डिस्क। दो कोशिकाओं के बीच में लगी हुई है इंटरकेलेटेड डिस्क, जो संकुचन को क्या करवाती है, एक साथ। और इसलिए हद पेशियां एक साथ संकुचन करती है और एक साथ शिथिलन, और इससे हृदय की क्या होती है, पंपिंग की एक्शन। तो विशेष प्रकार की पेशी है हद पेशी या हृदय पेशी, और ये अनिच्छिक पेशी है और कभी भी थकती नहीं है। नॉन फटिग है, थकती नहीं है, थकने का काम नहीं है, नॉन फटिग है, फटिग नहीं होती, थकती नहीं है, और इसमें बहुकेंद्र की और लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, इसलिए ये कभी भी थकती नहीं। तो तीन प्रकार की हमने क्या समझ ली, पेशियां। अब इन पेशियों को अगले लेक्चर में हम समझेंगे, एनसीईआरटी से टेली करेंगे और अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे यहां से। और अगला टॉपिक हमारा होगा कंकाल पेशी की आंतरिक संरचना, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद।